हाय फ्लवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोग कैसा लगा। तो चलिए रिवेंजफुल लव सीजन 2 के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लैन वांगजी और विंग की इंगेजमेंट हो चुकी थी, जो कि बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से हुई थी, बिल्कुल ऐसे जैसे कि विंग ने सोचा था कि होनी चाहिए, क्योंकि विंग हमेशा से ही एक ऐसा इंसान रहा है जिसको उसकी मतलब छोटी छोटी खुशियाँ भी ना बहुत बड़े लेवल पर मनाई जाए ना, वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। पूरी मीडिया आई हुई थी, जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन्स थे ना वो सभी आए हुए थे। छोटे से छोटा उनका रिश्तेदार से लेके बड़े से बड़े लोग वहाँ पे आए हुए थे, जो कि विंग की ही इच्छा थी ये सब कुछ हो। यहाँ पे फाइनली जब सभी लोग अपने घर जा चुके थे, ऑलमोस्ट रात के 11 बजे हुए थे जब सभी लोग मीटिंग में बैठे हुए थे और लैन वांगजी और विंग की शादी की बात करने लगे थे। यहाँ पे विंग तो एक्साइटेड था कि वो चाहे तो वो कल ही शादी कर ले, लेकिन यहाँ पे लैन वांग जिसको बोलता है कि अगर कल शादी हुई तो हम लोग ग्रैंड मैरिज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे विंग बोलता है नहीं, मुझे ग्रैंड मैरिज ही चाहिए। फाइनली सभी लोग डिसाइड करते हैं कि लगभग 1 महीना तो उन्हें पूरी की पूरी तैयारी में लगेगा ही। तो यहाँ पे ठीक आज के ही दिन अगले महीने हम लोग शादी करेंगे। विंग भी इस बात से एग्री था, लैनवांग जी भी एग्री था। धीरे धीरे अब इनकी शादी की तैयारियां चलने लगे थे। यहाँ पे मैडम जी ने पहले ही बोल दिया था कि ठीक है, इस 1 महीने तक तुम लैनवांग जी के साथ काम करोगे, उसके बाद तुम अपना पर्सनल टाइम यानी कि हनीमून पीरियड जो भी होता है उसको एंजॉय करने के बाद तुम्हें जियांग्स की कंपनी में वापस आना होगा। और ये मत सोचना कि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम्हारी जिम्मेदारी यहाँ के लिए कम हो जाएंगी। तो यहाँ पे विंग बोलता है ओके ठीक है, लेकिन शादी तक तो मैं लैन की कंपनी में लैन वांग जी के साथ काम कर सकता हूँ ना। तो यहाँ पे मैडम ये आंखों को रोल करते हुए बोलते हैं मैं इतनी भी जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें तब तक भी वहाँ काम न करने दूँ। एक तरफ सभी लोग शादी की तैयारी में लगे हुए थे तो दूसरी तरफ विंग और लैन वांग जी अपने इस बैचलर लाइफ को ना बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। इस 1 महीने में उन्होंने लगभग न जाने कितनी बार छुट्टियां ले ली थी ऑफिस से। ऑफिस वाले भी ये सोच रहे थे कि क्या सच में वो लैन वांगजी बिल्कुल वही लैन वांगजी है जो कि पहले हुआ करता था। हालांकि वो लैन वांगजी में चेंजेस पहले ही देख चुके थे। जब से विंग आया था लैन वांगजी में बहुत सारे चेंजेस आए थे, लेकिन अब तो और भी ज़्यादा हो गया है। मतलब ऐसे अचानक से उठ के दोनों ही चले जाते हैं, किसी को बताते नहीं। कभी कभी अपने ही केबिन से वो दोनों गायब हो जाते हैं, जबकि किसी को नहीं पता है कि मतलब अंदर एक और रूम भी है। कभी कभी बिना बताए ही वो गायब हो जाते हैं। मतलब छुट्टी ऐसे ले रहे हैं जैसे कि शादी के बाद इन लोगों को ना एकदम ऐसे अलग रहना है 6-7 महीने के लिए, तो अभी वो लोग उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे हो। लैन वांगजी और विंग ने एक एक चीज़ अपनी शादी में ना बहुत अच्छे से चुन चुन के रखी हुई थी। अपनी शॉपिंग से लेके अपने हॉल का डेकोरेशन तक उन्होंने कैसे होगा क्या होगा हर एक चीज़ उन्होंने ऐसे प्लान करके रखी हुई थी ना कि मतलब एक फूल और एक पत्ता तक उनके हिसाब से था। विंग और लैन वांगजी ने बहुत अच्छे से अपने पूरे मैरिज हॉल को जो मतलब डेकोरेशन था ना उसका बहुत ग्रैंड तरीके से करवाया हुआ था। ये 1 महीना ये सारी तैयारियों में कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। विंग और लैन वांगजी अपने दिनों को गिन रहे थे, एक एक दिन मतलब कैलेंडर पे ना कट करते हुए वो लोग बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे इस एक दिन का। शादी से 1 हफ्ते पहले से ही लैन वांगजी और विंग ने ऑफिस से छुट्टी ली हुई थी और इस 1 हफ्ते को ना इन्होंने सिर्फ अपने लिए रखा था। मतलब ना ही कोई फैमिली ना ही फ्रेंड्स, बस यही घूमे जा रहे थे। कुछ छोटी मोटी शॉपिंग्स जो बच चुकी थी वो कर रहे थे, जो छोटी मोटे तैयारियां रह चुकी थी उन्हें देख रहे थे। मतलब ऐसे एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे ना च्युइंगम की तरफ। हर पल ये दोनों एक दूसरे के साथ ही मिलते थे। कोई अगर एक किसी को कॉल करे ना तो दूसरे की जानकारी खुद ब खुद मिल जाती थी। बिल्कुल ऐसा इस 1 हफ्ते से कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। बस एक बेड टाइम ही था जहाँ पे शायद विंग अपने घर और लैनवांग जी अपने घर आता होगा, लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि वो दोनों अपने ही एक अलग ही वर्ल्ड में रहते थे। फाइनली आज सुबह सुबह विंग जब बेड से उठता है तो वो टाइम देखता है। टाइम सुबह के 9 बजे हुए थे। वो झटके से उठता है और चिल्लाते हुए नीचे आते हुए बोलता है किसी ने मुझे उठाया क्यों नहीं, क्या आप लोग को नहीं पता आज मेरी शादी है। तो यहाँ पे मैडम यूँ बोलती हैं हाँ हमें पता है तुम्हारी शादी है, लेकिन क्या इस पे अब हम लोग क्या कर सकते हैं। हाँ ऑलरेडी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और तुम्हें किसी ने इसलिए नहीं उठाया ताकि तुम्हारा फेस का ग्लो ना
कम सोने की वजह से कहीं ख़राब ना हो जाए। तो यहाँ पे विंग बोलता है फेस का ग्लो। ओह हाँ, मैं तो ये बताना ही भूल चुका था। एक्चुअल में मेरी 12 बजे से आज पार्लर में अपॉइंटमेंट है, तो मुझे जल्दी से वहाँ के लिए भी निकलना है। तो यहाँ पे मैडम यू विंग को थोड़ा सा सस्पिशियसली देखते हुए बोलती है, 12 बजे से कौन सा? एक मिनट, तुम पिछले 5-6 दिनों से घर में ही हो, क्या तुमने पहले अपने फेस का कुछ भी स्किन मतलब केयर रूटीन्स का कुछ भी नहीं किया है? तो यहाँ पे विंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए बोलता है, ऑफ कोर्स किया है, लेकिन आज का तो आज का ही होता है ना। तो यहाँ पे मैडम यू आंसर करते हुए बोलती हैं, तुम्हारा फेस इतना भी नहीं, मतलब तुम कोई लड़की नहीं हो जो तुम्हें पार्लर जाने की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पे विंग एक गुस्से वाला पाउट बनाते हुए चेयर पर बैठते हुए बोलता है, किसी को मेरी चिंता नहीं है, मुझे मुझे भी तो मेरी शादी में अच्छा दिखने का अधिकार है ना। तो यहाँ पे जैन फेंगमियान पीछे से मुस्कुराते हुए आते हुए बोलते हैं, रहने दो ना यू, उसको जाने तो जहाँ जाना है, लेकिन हाँ विंग याद रखना, तुम्हें 9 बजे से पहले घर पहुँचना है, क्योंकि शादी की सेरेमनी ऑलमोस्ट 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगी। ये तुम्हारी ही मर्जी के साथ हमने शादी को नाइट में रखा है, वरना तुम भी अच्छे से जानते हो कि सारे रिचुअल्स दिन में होने चाहिए थे। तो यहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स अंकल मुझे याद है, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि शादी 10 बजे से स्टार्ट नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे मेरी शादी में बिल्कुल एक एक चीज़ बहुत बारीकी से चाहिए, इसलिए टाइम तो लग सकता है। और हाँ, मैं 9 बजे से पहले घर पहुंच जाऊंगा, इसकी मैं आपको श्योरिटी देता हूँ। मैडम यू सर्वेंट से कह के विंग को अच्छे से नाश्ता करवा देती है। उसके बाद बोलती हैं कि तुम्हारे साथ चैन चैंग भी जाएगा। विंग पहले तो मना करता है, लेकिन मैडम यू ने बहुत सारा जोर दे दिया था, जिसकी वजह से ना विंग को मानना ही पड़ा था कि ठीक है, वो उसी के साथ जाएगा। यहाँ पे ऑलमोस्ट 12 बजने वाले थे और जैन चैंग जो था ना, वो अपने काम से फ्री ही नहीं हो पा रहा था। कभी उससे कॉल आ रहे थे, तो कभी उसे बहुत सारी तैयारियां देखनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से विंग ना अनर्ड होते जा रहा था। विंग जैन चैंग के पास जा जाके बार बार उससे पूछता है कि क्या तुम चल रहे हो? तो जैन चैंग एक बार मतलब हर बार यही बोलता है कि बस 2 मिनट, बस 2 मिनट, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट 12 बज ही चुके थे। लेकिन जैन चैंग का अभी भी उसके कॉल से, उसकी मतलब इन सारी चीज़ों से ना, इसके काम की वजह से ना, वो बिल्कुल भी टाइम निकाल ही नहीं पा रहा था। लेकिन उसे भी पता था कि उसको विंग के साथ जाना है, और ये उसकी मॉम का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। विंग फाइनली फिर से जैन चैंग के पास जाता है, उससे पूछता है कि क्या तुम चल रहे हो? तो यहाँ पे जैन चैंग बोलता है, बस आखिरी के 2 मिनट, पक्का मैं 2 मिनट में तुम्हारे साथ जरूर चलूंगा। विंग जैन चैंग की इस बात को इग्नोर करते हुए फाइनली घर से बाहर निकल जाता है अपनी कार की इसके साथ। लेकिन उसके हाथ में एक बैग भी था, जिसे देख के यहाँ पे एक मेड जो थी ना, वो थोड़ी सी सस्पिशियस हो चुकी थी। उसको देख के वो विंग के पास जाके, क्योंकि विंग ऑलरेडी स्टाफ के साथ बहुत ज़्यादा मतलब खुला हुआ था, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली रहता था, तो वो मेड जाके उससे बोलती हैं कि क्या आप वहीं से तैयार होके आने वाले हैं? तो यहाँ पे विंग बोलता है, ऑफ कोर्स मैं तो वहीं से तैयार होके आऊँगा। तो यहाँ पे वो मेड ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करती और वो अपने काम पे लग जाती हैं। इसी के साथ विंग अपनी कार कीस लेके फाइनली अपनी कार में बैठता है और डायरेक्टली निकल पड़ता है। जैन चैंग को लगभग 10 मिनट के बाद याद आता है कि उसे विंग के साथ भी जाना था, और जैसे ही वो टाइम देखता है तो यहाँ पे 12:10 हो चुके थे। जैन चैंग ने जैसे ही इस टाइम को देखा ना, वो तो पूरी तरीके से मतलब डर लगने लगी थी उसे कि वो विंग के काम को छोड़ के, और उसे अच्छे से पता है कि आज के दिन विंग कितना एक्साइटेड है। अगर इस स्थिति में उसने उसके साथ ये सब कुछ किया है, तो अब उसको विंग का एक भयानक रूप तो देखना ही पड़ेगा। वो डरते हुए एक मतलब सर्वेंट से पूछता है कि क्या उन्होंने विंग को देखा? तो सभी बोलते हैं नहीं। यहाँ पे वो उसने पूरा घर ढूंढ लिया था, हर एक सर्वेंट से पूछ लिया था कि विंग कहाँ गया है। तो यहाँ पे सभी उसको आंसर करते हैं कि उनमें से किसी ने भी उसको नहीं देखा। लगभग आधा घंटा निकल चुका था। जैन चैंग बस घर में ही ढूंढ रहा था, क्योंकि उसको इतना भरोसा तो था कि विंग उसके बिना कहीं नहीं जा सकता। ऑफकोर्स सी बात है, मैडम यू का ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है, और मैडम यू के ऑर्डर को विंग भी डिनाई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे उसे इस बात की तो श्योरिटी थी कि कहीं ना कहीं विंग ना गुस्सा होकर बैठा होगा। वो एक मेट को यहाँ पे कुछ सामान को गाड़ी में रखते हुए देखती है, तो वो उससे पूछता है कि क्या तुमने विंग को देखा? तो यहाँ पे वो मेड जैन चैंग को बताती है कि विंग तो लगभग आधे घंटे से पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। तो यहाँ पे जैन चैंग बोलता है, उफ ये मेरी गलती है। वो
अपनी कार कीज देके जैसे कार में बैठता है तो उससे याद आता है कि उसको तो यही नहीं पता कि विंग ने आखिर कौन से पार्लर में अपॉइंटमेंट ली है। वो विंग को कॉल करता है तो विंग का फ़ोन जो था ना वो ऑफ आ रहा था। कुछ टाइम के लिए जैन चेंग को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन शायद उसे ये लगा कि वो अब पार्लर पहुंच चुका होगा और वहाँ पे जाके ना वो अपने आप को एकदम रिलैक्स फील कराना चाहता होगा, इसलिए उसने अपने फ़ोन को ना ऑफ कर दिया होगा। जैन चेंग हालांकि उसको पता था कि अगर वो इस वक्त अपनी माँ के सामने गया तो उसे डांट तो पड़नी ज़रूरी है, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना अब वो ऐसे काम निपटा ले जो कि उसकी माँ के नज़रिए मतलब उसकी माँ के नज़र में आए बिना ही वो सारे काम यहीं से निपटा दे, क्योंकि विंग के पास जाने का तो अब कोई मतलब भी नहीं बनता है। सभी लोग अपने अपने साइड से पूरे जोश में आके काम कर रहे थे, लेंस भी और यांग्स भी, दोनों ही। लैन वांगजी भी लगभग अब तैयार होने के मूड में आ ही चुका था। वो भी है सलून्स जाके अपने अच्छा सा मतलब जितना भी था ना सब कुछ करवा करवा के आ चुका था। लगभग शाम के 3 बज रहे थे और लैन वांगजी भी अपना ड्रेसअप होना स्टार्ट हो चुका था। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। उसने बीच बीच में विंग को कॉल भी करने की चाही, लेकिन विंग का कॉल जो था ना वो ऑफ आ रहा था। हालांकि उसको इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ा, लेकिन कभी कभी सोचने से उसे ये भी लग रहा था कि विंग का कॉल जो आज तक कभी बंद नहीं हुआ, कभी उसके फ़ोन को मैंने बंद नहीं देखा भी बंद, वो 1% चार्ज में भी होना तो भी वो बंद नहीं होता तो भी, लेकिन आज ऑफ क्यों है। लेकिन फिर वो सोचता है कि शायद विंग थोड़ा रिलैक्स मोड में हो, इसकी वजह से वो मतलब अपने फ़ोन को ऑफ करके बैठा हो। इस चीज़ पे लैन वांगजी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। जैसे जैसे वक्त निकल रहा था सभी लोग अपनी अपनी तैयारियां कंप्लीट करके अपनी पर्सनल तैयारियों में जुट चुके थे। हाँ, सभी लोग अपने अपने अकॉर्डिंग, कोई हेयर स्टाइल्स के पास था तो कोई मेकअप आर्टिस्ट के पास गया हुआ था, कोई पार्लर पे जाके तैयार हो रहा था, तो किसी ने आर्टिस्ट को अपने घर ही बुला लिया था। यहाँ पे सभी लोग ना अब लगभग 6 बजे शाम से तैयार होना शुरू हो चुके थे और लगभग 2 घंटे में ही सभी तैयार हो भी चुके थे। शाम के रात के 8 बजे हुए थे जहाँ पे सभी लोग जियांग्स भी और लेंस भी तैयार हो चुके थे। जियांग्स और लेंस दोनों ही अब इम्पेशेंटली बस विंग का वेट कर रहे थे। मैडम यू बार बार जेनचेंग से बोल रही थी कि वो विंग के साथ क्यों नहीं गया। वो हर एक बार जब भी विंग का कॉल ट्राई कर रही थी वो यही बोल रही थी कि वो विंग के पास क्यों नहीं गया, उसके साथ क्यों नहीं गया। और साथ ही साथ अब वो इस बात से भी टेंशन में आ चुकी थी कि विंग की जिस पार्लर में अपॉइंटमेंट है वो किस पार्लर में है, क्योंकि उसने अभी तक जितने भी मतलब उसकी जानकारी के पार्लर्स थे ना उन सभी में पता कर लिया था, तो विंग को उसमें से कहीं भी नहीं था। जैन चेंग अपनी मॉम को शांत करते हुए बोलते हैं, इट्स ओके मॉम, मैं नहीं गया तो क्या हुआ, विंग कोई बच्चा तो नहीं है ना। और वैसे भी आपकी जानकारी में जितने पार्लर्स हैं ज़रूरी नहीं है कि उतने ही पार्लर्स सबकी जानकारी में हो, विंग कहीं और गया होगा। और वैसे भी अभी 8 बज रहे हैं, उसने बोला था ना कि वो 9 बजे से पहले आ जाएगा, तो आप शांत क्यों नहीं रह सकती। मैडम यू पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर एक अजीब सी डर से घबरा रही थी। और यही हाल लैन वांग जी का भी था। लैन वांग जी को भी अभी तक पता चल चुका था कि विंग घर नहीं लौटा है। यहाँ पे जियांग्स के घर में एक अलग ही माहौल था और वहाँ पे लेंस के घर में एक अलग ही माहौल था, क्योंकि लैन चिरेन और लैन सिचन को अभी तक नहीं पता था कि विंग पार्लर से अभी तक लौटा नहीं है। सिर्फ लैन वांग जी को पता था, क्योंकि लैन वांग जी इस उम्मीद में था कि 9 बजे से पहले तो विंग पहुँच ही जाएगा। फाइनली 9 बज चुके थे और उन सभी को अब हॉल के लिए निकलना था। सभी लोग हॉल के लिए निकल चुके थे। मैडम यू अभी भी विंग का फ़ोन ट्राई कर रही थी। चेन फिंगमैन उसको बोलते हैं कि चिंता मत करो, मुझे नहीं लगता कि वो घर आएगा, वो डायरेक्टली वहाँ पे आ जाएगा, तुम उसको कॉल करना बंद करो। तो यहाँ पे मैडम यू बोलती हैं, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा, और इसने फ़ोन क्यों बंद करके रखा हुआ है, कैसे नहीं पता है कि हम लोग परेशान हो जाएंगे। कौन सा पार्लर में गया है जहाँ इतना टाइम लगता है, वो 12 बजे से गया हुआ है। जैन फेंगम्यान कैसे भी करके मैडम यू को कन्विंस करते हैं कि वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। और वैसे भी वो विंग है, लापरवाही उसकी आदत है, तो चिंता मत करो, वो किसी ना किसी तरीके से पहुँच जाएगा, तुम्हें पता है ना। तो यहाँ पे मैडम ये बोलती हैं, बिल्कुल लापरवाही उसकी आदत है, इसी की वजह से मैं परेशान हूँ। भगवान ना करे अगर कुछ हो गया तो हमें तो ये पता भी नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पे जैन फिंगमैन थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, बस करो यू, तुम कुछ ज़्यादा ही चिंता कर रहे हो।
मानता हूँ माँ का दिल ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। अभी भी बहुत टाइम है उसके आने में, और वैसे भी मुझे पता है विंग किसी तरीके से जल्दी वहाँ पहुँच जाएगा। अभी हमें निकलना चाहिए। ऐसा कहते हुए सभी लोग गाड़ी में बैठ चुके थे। सभी लोग मैरिज हॉल में पहुंच चुके थे। उनके गेस्ट आना भी स्टार्ट हो चुके थे। रात के 10 बज रहे थे। विंग का अभी तक कोई पता नहीं था। वक्त निकलते जा रहा था। सारे गेस्ट विंग के बारे में पूछ रहे थे। यहाँ पे घर वालों के पास कोई जवाब नहीं था, क्योंकि सभी का कहना यही था कि विंग पार्लर गया था। मैडम यू ने अपने सोर्सेस इस्तेमाल करके सारे पार्लर्स में पता कर दिया था कि विंग आया था। तो यहाँ पे सभी का आंसर मिलता है कि नहीं, विंग यहाँ पे नहीं आया था। सभी लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आने लगे थे, क्योंकि सच यही था कि कहीं ना कहीं विंग सच में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। धीरे 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 अब 11:30 बज चुके थे रात के। शादी की रिचुअल्स जो 10 बजे से स्टार्ट होनी थी, वो 10 बज के भी पीछे चली गई थी। 11:30 रात के हो रहे थे और विंग का कोई पता नहीं था। मैडम यू यहाँ पे जैन फैंग मैन पे गुस्सा करते हुए बोलती है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था, तुमने मेरी बात नहीं मानी थी। और मैंने तुमसे कहा था तुम विंग को अकेला नहीं छोड़ोगे, तो तुमने फिर भी ऐसा कैसे होने दिया। उसने जैन चैंग पे चिल्लाते हुए बोला। तो यहाँ पे जैन चैंग बोला, मॉम मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, और वैसे भी हम में से कोई नहीं जानता विंग कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैडम यू बोलती है, हाँ हम में से कोई नहीं जानता कि विंग कहाँ पे है और हमें पता लगाना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो अपना फ़ोन उठाती है और डायरेक्टली पुलिस में कंप्लेन करने की सोचती हैं। पुलिस यहाँ पे डायरेक्टली उसको रिप्लाई करते हुए बोलती है कि 24 घंटे नहीं हुए हैं तो वो कोई भी कंप्लेन नहीं कर सकती है। मैडम यू अपना नाम लेती है तो पुलिस सिर्फ 15 मिनट के अंदर ही ना उनके घर पे थी। हालांकि मैडम यू ने स्ट्रिक्टली उनको बोल दिया था कि वो सिविल ड्रेस में आए, अपनी ड्रेस में ना आए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शादी का माहौल है। तो यहाँ पे अचानक से पुलिस आ जाएगी तो सभी लोग टेंशन में आ जाएंगे। हो सकता है बातें बढ़ने भी लगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मीडिया भी कवर कर रही है चीज़ों को। तो मैडम यू ने पुलिस को बुलाया। एक रूम में लेंस और यंग्स दोनों एक साथ बैठे हुए थे। साथ ही साथ पुलिस के कुछ मेन ऑफिसर्स जो थे वो भी बैठे हुए थे। पुलिस ऑफिसर्स उनसे क्वेश्चन कर रहे थे कि लास्ट टाइम विंग उन्हें कब दिखा था। तो यहाँ पे जैन चेंग आंसर करता है कि इस घर से जाने से पहले हम में से वो सबसे लास्ट मुझसे ही मिला था। मैं ही उसके साथ जाने वाला था, लेकिन मेरे काम की वजह से मैं जा नहीं पाया। तो यहाँ पे पुलिस अब अपने सीक्रेट जो टीम थी ना, उसको विंग का नंबर देती है और उससे ये पता करने के लिए कहती हैं कि लास्ट टाइम इस नंबर को कहाँ पे देखा गया था। तो यहाँ पे जो उन लोगों को पता चलता है ना कि ये नंबर लास्ट टाइम जिस जगह पे एक्टिवेट था वो जियांग मैंसन से सिर्फ कुछ ही मीटर की दूरी पे था। देखा जाए तो विंग का फ़ोन घर से निकलते निकलते ही 5 या 6 मिनट में ही बंद हो चुका था। ये सारी चीज़ें सभी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन वाली थी। लैनवांग जी अपने सोर्सेस से भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। उसने बहुत सारी चीज़ें कर ली थी, लेकिन उसे अभी तक विंग का कोई भी पता नहीं मिला था। पुलिस अपने तरीके से अब यहाँ पे सभी चीज़ों को तहकीकात करने लगी थी। मैडम यू ने भी अपने सोर्स लगाए हुए थे। लैनवांग जी, लैन सिचेन, लैन चिरेन, जितने भी लोगों ने जितने भी लोगों को वो जानते थे कि वो काम कर सकते हैं, उन्होंने हर किसी को इस काम पे लगा दिया था। ऐसा भी नहीं था कि वो किसी से जाके डायरेक्टली पूछ लेते। उनको इस बात का भी शक नहीं था कि विंग किसी दोस्त के साथ तो नहीं होगा, क्योंकि उसके दोस्त भी ऑलरेडी यहाँ पे प्रेजेंट थे। लेकिन अचानक से यहाँ पे लैनवांग जी को याद आता है कि सभी लोग तो यहाँ पे हैं, लेकिन एक इंसान है जो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। वो था वेसांग। लेकिन वो यहाँ पे क्यों नहीं था, उसके ब्रदर ने ऑलरेडी बता दिया था। ऑफकोर्स सी बात है, वेसांग जो है ना, वो विंग के लिए फीलिंग्स रखता था और विंग किसी और से शादी करने जा रहा था। तो ये सारी चीज़ ना उससे देखी नहीं गई, इसलिए उसने अपने ब्रदर से ये कह दिया था कि वो आज रात शादी में नहीं जा पाएगा। इसकी वजह से वो पहले ही किसी अदर सिटी पे जा चुका था अपने काम की वजह से। लैनवांग जी को अचानक से उसकी याद आती है, लेकिन फिर उसके यहाँ ना होने का रीज़न भी याद आता है। उसे पता चलता है कि वो यहाँ पे है ही नहीं, तो वो विंग के बारे में क्या ही जानता होगा। एक एक पल निकला जा रहा था। कब रात के 2 बज चुके थे, उनमें से कब किसी को भी ये पता ही नहीं चला।
वो बस विंग को ढूंढते जा रहे थे। विंग कहीं भी नहीं मिल रहा था। पुलिस ने भी पूरे शहर में नाकाबंदी कर दी थी, उसके बावजूद भी विंग का कोई भी अता पता नहीं था। सभी लोग अब धीरे धीरे आए हुए गेस्ट जाने लगे थे। मीडिया यहाँ पे धीरे धीरे क्वेश्चन करने लगी थी कि क्या हुआ, ये शादी आज होगी या नहीं। सभी लोग परेशान थे। धीरे 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 हॉल की जितनी भी लोग आए हुए थे, जितनी भीड़ बनी हुई थी, वो कम होने लगी थी। अचानक से रात के 2 बजे एक इंसान हॉल में एंटर करता है, लेकिन किसी ने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। स्पेशली तब तक जब तक उसने आके ये नहीं पूछा कि यहाँ पे लैन वांगची कौन है। जैसे उस इंसान ने ये क्वेश्चन पूछा तो सभी लोगों ने उसकी तरफ देखा और लैन वांगची ने भी उसकी तरफ देखा। लैन वांगची ने 2 कदम आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं हूँ लैन वांगची, क्या बात है। तो यहाँ पे वो अपने बैग से एक बॉक्स टाइप का निकालता है और उसको लैन वांगची को देते हुए बोलता है, ये आपके हस्बैंड मिस्टर विवू जान ने आपके लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। उन्होंने हमारे थ्रू आपके लिए ये एक पार्सल भिजवाया है। वैसे तो मुझे यही नहीं समझ में आया कि अगर वो आपके हस्बैंड है और आज आपकी शादी है तो ये सारी चीज़ें उन्हें आपको खुद देनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सब कुछ हमसे करवाया। शायद वो आपको थोड़ा सा स्पेशल फील कराना चाहते होंगे, इसलिए ये गिफ्ट उन्होंने आपके लिए भेजा है। ऐसा कहते हुए वो उस गिफ्ट को, जो कि अच्छे से पैक भी था, उसको लैन वांगची को दे देता है। लैन वांगची ये सोच के ही हैरानी में था कि इतनी रात में कोई पार्सल वाला डिलीवर कैसे कर सकता है। ये क्वेश्चन वो सेम उस बंदे से भी पूछता है। तो यहाँ पे वो बंदा भी बोलता है, ऑफ कोर्स हमारी 9 बजे के बाद सर्विसेज बंद हो जाती हैं, लेकिन मिस्टर विवू जान ने हमें लगभग 4 गुना पैसे दिए थे सिर्फ एक पार्सल को डिलीवर करने के लिए, तो हमने ये काम लिया था। वैसे भी आपकी शादी है, आपका हस्बैंड आपके लिए इतनी स्पेशल चीज़ कर रहा है तो आपको खुशी ही होनी चाहिए ना। ऐसा कहते हुए वो हैप्पी मैरिड लाइफ बोल के यहाँ से जा चुका था। लैन वांगची सभी की तरफ देखता है, उसके बाद फिर से एक बार उस पार्सल की तरफ। सोचने की बात ये भी थी कि अगर विंग ने ये एक गिफ्ट ही प्लान किया था तो उसे क्या ज़रूरत पड़ी इस गिफ्ट को ऐसे पार्सल के थ्रू भिजवाने की। वो सबके सामने भी तो मुझे दे सकता था ना। ये क्वेश्चन एकदम से लैन वांगची के दिमाग में आया था। क्या ये क्वेश्चन लैन वांगची के दिमाग में जो आया है वो सही आया है या फिर ये ऐवी ही आ गया, ये तो हम जानेंगे आने वाले एपिसोड्स में, क्योंकि अभी मेरा टाइम हो चुका है इस पार्ट को यहीं पे ख़त्म करने का। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।